नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, इस पर्टिकुलर वीडियो में हम आपके बीपीएससी असिस्टेंट पब्लिक सैनिटरी वेस्ट मैनेजमेंट ऑफिसर का पेपर 2 का जो सिलेबस है सॉलिड एंड लिक्विड वेस्ट मैनेजमेंट से रिलेटेड क्वेश्चन हम डिस्कस करते हैं। और ये हमारा जो क्वेश्चन प्रैक्टिस करने का दोस्तों, हमने 2 वीडियो पहले ही अपलोड कर चुका है जिसमें आपको हम बहुत सारे क्वेश्चन डिस्कस किए थे। और आज हमारे ये तीसरा नंबर का वीडियो दोस्तों। यदि आप वो दोनों नहीं देखें तो अच्छे क्वेश्चन हम एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन डिस्कस किए हुए हैं, आप जरूर जाकर उसको भी देख ले। प्लेलिस्ट में डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्लेलिस्ट का लिंक है, आप वहाँ जाके देख सकते हैं। ओके, या तो आप लिक्विड वेस्ट मैनेजमेंट या सॉलिड लिक्विड वेस्ट मैनेजमेंट डाल के @एजुकेशनल गैलरी डालेंगे, मेरे चैनल का नाम, तो आपको मिल जाएगा। आइए स्टार्ट करते दोस्तों, कुछ अच्छे क्वेश्चन डिस्कस करेंगे यहाँ पर जो आपके एग्जाम ओरिएंटेड रहेगा। ऑब्वियसली एग्जाम ओरिएंटेड है, सिलेबस ओरिएंटेड है। ओके, आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा आपके एग्जाम में। स्टार्ट करते दोस्तों। 60 नंबर क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड इज द मोस्ट कॉमन मेथड टू वेस्ट टू एनर्जी जनरेशन। देखिए, वेस्ट से हमको एनर्जी जनरेट करना है, निम्न में से कौन सी विधि अपशिष्ट को ऊर्जा में रूपांतरित करने का सबसे आम विधि है। मतलब सबसे कॉमन टेक्निक कौन सा है, कॉमन मेथड कौन सा है जो आपके किसी वेस्ट को एनर्जी में कन्वर्ट कर दे। ओके, इंसिनरेशन है, थर्मल पॉलीमराइजेशन है, गैसिफिकेशन है या पायरोलाइसिस है। तो हमारा कौन है दोस्तों, इंसिनरेशन। इंसिनरेशन बहुत कॉमन मेथड है जो आपके वेस्ट को एनर्जी में मतलब कन्वर्ट कर सकता है। इंसिनरेशन आपको पता होगा, हमने कई बार इसको डिस्कस किया। इंसिनरेशन क्या होता है कि हम किसी भी वेस्ट को जिसका कैलोरिफिक वैल्यू बहुत ज़्यादा होता है दोस्तों, उसको हम इंसिनरेट करते हैं। जैसे प्लास्टिक वेस्ट हो गया, इसका कैलोरिफिक वैल्यू बहुत ज़्यादा होता है, इसको हम क्या करते हैं, बर्न करते हैं। ओके, तो ये एक एक्सोथर्मिक प्रोसेस है। इंसिनरेशन अपने आप में एक एक्सोथर्मिक प्रोसेस है। ऑक्सीजन के प्रेजेंस में करते हैं, ध्यान रखें, ये बात इंपॉर्टेंट है। इंसिनरेशन ऑक्सीजन के प्रेजेंस में करते हैं। ऑल राइट। पायरोलाइसिस क्या होता है, ये भी मतलब आपका जो वेस्ट है दोस्तों, कई सारा जो वेस्ट है उसको हम इसमें बर्न करते हैं। जैसे टायर वेस्ट, टायर के लिए यूजुअली हम पायरोलाइसिस करते हैं। जो आपका टायर है, गाड़ी का टायर हो सकता है, ओके, तो उसको पायरोलाइसिस करते हैं। पायरोलाइसिस इन द अब्सेंस ऑफ, पायरोलाइसिस ऑक्सीजन के अब्सेंस में करते हैं दोस्तों, ऑक्सीजन के अब्सेंस में पायरोलाइसिस करते हैं। पायरोलाइसिस आपका एंडोथर्मिक प्रोसेस है। पायरोलाइसिस क्या है, एंडोथर्मिक प्रोसेस। ओके, गैसिफिकेशन और पायरोलाइसिस आपस में सिमिलर है दोस्तों, सिमिलर है, बट दोनों में डिफरेंस भी है। पायरोलाइसिस में हम ऑक्सीजन नहीं देते हैं, ऑक्सीजन के अब्सेंस में करते हैं, लेकिन गैसिफिकेशन में हम ऑक्सीजन देते हैं। थोड़ा बहुत ऑक्सीजन यहाँ पर हम देते हैं, गैसिफिकेशन में ऑक्सीजन के प्रेजेंस में बर्न करते हैं। और ये भी गैसिफिकेशन भी एंडोथर्मिक प्रोसेस है, तो ध्यान रखें। ओके, तो हमारा आंसर यहाँ पर होगा 60 का ए, वेस्ट टू एनर्जी जनरेशन सबसे कॉमन मेथड है आपका इंसिनरेशन। 61st, अकॉर्डिंग टू द म्युनिसिपल सॉलिड वेस्ट रूल 2000, ईच स्टेट गवर्नमेंट शुड फिक्स अ मिनिमम रिटेल प्राइस फॉर द सेल ऑफ कंपोस्ट विच मीट्स। देखिए, म्युनिसिपल सॉलिड वेस्ट नियम 2000 के अनुसार प्रत्येक राज्य सरकार को किस मानक को पूरा करने वाले खाद्य की बिक्री के लिए न्यूनतम खुदरा मूल्य तय करना चाहिए। मतलब कहने का मतलब कि जो भी म्युनिसिपल कंपोस्ट है दोस्तों, जो भी कंपोस्ट है उसको बेचना है तो कम से कम मिनिमम रिटेल प्राइस, उसका कुछ ना कुछ तो मिनिमम रिटेल प्राइस होना चाहिए। उसको कौन तय करता है, म्युनिसिपल सॉलिड वेस्ट रूल का वो कौन सा आपका जो स्टैंडर्ड वगैरह है वो कौन तय करता है। ओके, तो इसको लेके है दोस्तों जो एफसीओ 2009 का स्टैंडर्ड, एफसीओ 2009 स्टैंडर्ड, ये आप में स्टैंडर्ड डाटा है, आपको ध्यान ही रखना पड़ेगा। जैसे आप सुने होंगे दोस्तों BIS, ये क्या है, भारत ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड, जो मानक ब्यूरो को तय करता है, किसी प्रकार का ब्यूरो जो है स्टैंडर्ड तय करता है, तो एक संस्था है। ओके, आपको एफसीओ का यहाँ पर फुल फॉर्म पता होना चाहिए, हो सकता है कि एग्जाम में पूछ दे एफसीओ क्या होता है। तो देखिए, एफसीओ का मतलब होता है फर्टिलाइजर कंट्रोल ऑर्डर, तो एफसीओ का मतलब है फर्टिलाइजर कंट्रोल ऑर्डर। ओके, तो म्युनिसिपल सॉलिड वेस्ट का जो मिनिमम रिटेल प्राइस है किसके लिए, कंपोस्ट के लिए, वो कौन तय करता है, उसका मानक कौन तय करता है, तो एफसीओ 2009, मतलब 2009 का स्टैंडर्ड जो है एफसीओ का, उसके बेस पर हम आपका जो कंपोस्ट का मिनिमम रिटेल प्राइस तय करते हैं। ऑर्डर, ये ध्यान रखें, एफसीओ 2009 स्टैंडर्ड, फर्टिलाइजर कंट्रोल ऑर्डर, फुल फॉर्म जरूर आप लिख लें। और हाँ, कुछ स्टूडेंट्स हमसे PDF के बारे में मांग करते हैं दोस्तों, तो मुश्किल से 4 से 5 क्वेश्चन तो हम डिस्कस करते हैं, 6-7 क्वेश्चन यूजुअली। आप आराम से इसको अपने कॉपी में लिख सकते हैं, लिखने से आपके मेमोरी में और बेहतरीन तरीके से जाएगा। PDF मोबाइल में ही रह जाता है, किसी काम का नहीं रह पाता दोस्तों। आप जितना लिखेंगे, जितना प्रैक्टिस करेंगे, उतना आपके ब्रेन में ये मतलब और एडॉप्ट होगा अच्छे से। ओके, तो आप आसानी से लिख सकते हैं दोस्तों, मुश्किल से 4-5 क्वेश्चन है ही, PDF के मतलब जुगाड़ में मत रहें।
नेक्स्ट है द एनर्जी डेट इंक्लूड्स ऑल नॉन रिन्यूएबल एनर्जी डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट यूज टू ट्रांसफर और ट्रांसपोर्ट रॉ मटेरियल्स इनटू प्रोडक्ट एंड बिल्डिंग इज नॉन एज। वह ऊर्जा क्या कहलाती है जिसमें सभी गैर नवीकरणीय ऊर्जा प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष शामिल है और जिसका इस्तेमाल कच्ची सामग्री को उत्पाद अथवा भवनों में परिवर्तित करने में या परिवहन करने में किया जाता है। देखिए द एनर्जी दैट इंक्लूड ऑल नॉन रिन्यूएबल एनर्जी, वह कौन सा एनर्जी है जिसके अंदर सारा नॉन रिन्यूएबल एनर्जी इंक्लूड है पहले से डायरेक्ट या इनडायरेक्ट रूप से, जिसका यूज़ हम लोग ट्रांसफॉर्म करने में, किसी चीज़ को बदलने में या ट्रांसपोर्ट रॉ मटेरियल को ट्रांसपोर्ट करने में हम यूज़ करते हैं बिल्डिंग प्रोडक्ट्स में। ओके, तो उसको हम कहते हैं इम्बॉडीड एनर्जी, समाविष्ट एनर्जी। क्या कहते हैं? इम्बॉडीड एनर्जी। ठीक है, इम्बॉडीड एनर्जी दोस्तों वो कैलकुलेशन है, एक प्रकार का टोटल कैलकुलेशन, जितना भी एनर्जी है जिसको हम प्रोड्यूस करते हैं किसी मटेरियल को प्रोडक्ट बनाने में, चाहे वो माइनिंग के थ्रू हो, मैन्युफैक्चरिंग के थ्रू या ट्रांसपोर्ट में, जितना भी एनर्जी वगैरह लगता है उस सारे एनर्जी का क्या है, एक कह सकते हैं समेशन है, सम है, कैलकुलेशन है, वो आपका इम्बॉडीड एनर्जी। ओके, तो ऑल नॉन रिन्यूएबल एनर्जी कहें डायरेक्ट इनडायरेक्ट या ट्रांसपोर्ट करने में, ट्रांसफॉर्म करने में, तो आपका होगा इम्बॉडीड एनर्जी। ध्यान रखेंगे 62 का डी। 63rd है व्हाट इज द मेजर ऑफ द इम्पैक्ट ऑफ ह्यूमन एक्टिविटीज ऑन द इन्वायरमेंट। व्हाट इज द मेजर, वह मानक क्या है, वह मापक कौन सा है जो ह्यूमन का मतलब पर्यावरण पर प्रभाव पड़ता है। ओके, देखिए एंड इन पार्टिकुलर चेंज क्लाइमेट चेंज, पर्यावरण और खासकर जलवायु परिवर्तन पर मानव गतिविधियों के प्रभाव का माप क्या है। मतलब पर्यावरण, या उसको डायरेक्ट हम क्लाइमेट चेंज को भी और स्पेशली कह सकते हैं, इसमें जो परिवर्तन हो रहा है मानव के गतिविधियों के कारण, उसके प्रभाव का माप क्या है, मीजर क्या है। ऑप्शन ए है क्रेडल टू कर्व, क्रेडल टू ग्रेव, बी है कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस, सी है को जनरेशन, और डी है कार्बन फुटप्रिंट। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर क्या है आपका? कार्बन फुटप्रिंट, कार्बन फुटप्रिंट। ओके, देखिए क्रेडल, यहाँ एक ऑप्शन है क्रेडल टू ग्रेव। क्रेडल टू ग्रेव दोस्तों ये क्या है? क्रेडल का मतलब क्या था? पालना। बच्चा जब जन्म लेता है तो उसको पालना में हमने कह सकते हैं, झूला एक टाइप का होता है, उसमें उसको झुलाते हैं। टू ग्रेव, ग्रेव का मतलब होता है आपका कब्रिस्तान। तो क्रेडल टू ग्रेव का मतलब होता है, इसमें मतलब कोई भी आपका प्रोडक्ट है उसके टोटल लाइफ साइकिल के बारे में बात करते हैं। जब से उसको हम नेचुरल रिसोर्स से निकालते हैं, उसको हम उसका प्रोसेसिंग करते हैं, उसके बाद मैन्युफैक्चरिंग होता है, ट्रांसपोर्टेशन करते हैं और प्रोडक्ट यूज़, और अल्टीमेटली जो उसका डिस्पोजल करते हैं, उस सभी का क्या है? असेसमेंट है। असेसमेंट मतलब उसका हम आकलन करते हैं, उसको हम क्या करते हैं? उसको क्रेडल टू क्रेव के अंदर रखते हैं। तो कभी क्रेडल टू क्रेव आ जाए तो यह ध्यान रखिएगा कि कोई भी प्रोडक्ट है, कोई भी मटेरियल्स है जिसको हम नेचुरल रिसोर्स से निकालते हैं और उसके पूरे लाइफ स्पैन उसका एक्सट्रैक्शन करते हैं, प्रोसेसिंग करते हैं, मैन्युफैक्चरिंग हो गया, ट्रांसपोर्टेशन वगैरह, प्रोडक्ट यूज़ और अल्टीमेटली डिस्पोजल तक का जो पूरा उसका एवोल्यूशन है, असेसमेंट है, उसको हम क्रेडल टू कर्व के अंदर रखते हैं। लेकिन यहाँ पर क्लाइमेट चेंज के बारे में बोला है तो कार्बन फुटप्रिंट। ओके, तो ऑप्शन डी करेक्ट है यहाँ पर 63 का। 64 अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों, क्योंकि प्लास्टिक वेस्ट से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन होगा इन दिनों अपना टॉपिक से रेलिवेंट होगा और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ही बनेगा, क्योंकि प्लास्टिक बैन हो चुका है। व्हाट इन्फॉर्मेशन शुड बी प्रिंटेड ओवर ए प्लास्टिक बैग एज पर द स्टैंडर्ड। देखिए मानकों के अनुसार प्लास्टिक बैग पर कौन सी सूचना मुद्रित होनी चाहिए। जो स्टैंडर्ड है प्लास्टिक वेस्ट को रिलेटेड, उसके अनुसार प्लास्टिक वेस्ट पर किस प्रकार की सूचना मुद्रित होनी चाहिए, मतलब प्रिंटेड होना चाहिए। फर्स्ट है नेम, रजिस्ट्रेशन नंबर ऑफ द मैन्युफैक्चरर एंड थिकनेस ऑफ ईच बैग। सेकेंड है नेम, कलर कोड एंड थिकनेस ऑफ ईच बैग। थर्ड है नेम, डेट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग, रजिस्ट्रेशन नंबर ऑफ मैन्युफैक्चरिंग बैग। डी है नेम, डेट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग एंड थिकनेस ऑफ बैग। तो करेक्ट आंसर आपका क्या होगा? ऑप्शन ए, नेम होना चाहिए। ओके, रजिस्ट्रेशन नंबर होना चाहिए मैन्युफैक्चरर का, और बैग का जो थिकनेस है वो होना चाहिए। पहले देखिए 20 माइक्रोन से कम प्लास्टिक भी मतलब मार्केट में अवेलेबल था। ये 20 माइक्रोन से कम प्लास्टिक जो है उसको आप मार्केट में यूज़ कर सकते थे, लेकिन नए मानक के रूप में नया जो प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट का रूल आया है उसमें 40 माइक्रोन से नीचे का प्लास्टिक आप अवेलेबल मतलब मार्केट में आप नहीं चला सकते हैं, 40 माइक्रोन से नीचे। तो ये थिकनेस ऑफ बैग वहाँ पर लिखना, प्रिंटेड करना बहुत ज़रूरी है। कौन बना रहा है प्लास्टिक, उसका मैन्युफैक्चरर का नाम होना चाहिए, रजिस्ट्रेशन नंबर होना चाहिए, ये सब इंपॉर्टेंट चीज़ है। तो ऑप्शन ए करेक्ट, ध्यान रखिएगा 64 का ए। ओके दोस्तों, तो आज हम 64 तक क्वेश्चन डिस्कस किए हैं, 4-5 क्वेश्चन डिस्कस किए हैं। डेली बेसिस पे हम ऐसे ही थोड़ा क्वेश्चन आपको डिस्कस करते रहेंगे, पेपर 1 और पेपर 2 दोनों बैलेंस बना के। दोस्तों दोनों में आपको बैलेंस बना के प्रिपरेशन करना पड़ेगा, क्योंकि दोनों का मेरिट लिस्ट जो बनेगा, दोनों के नंबर
को जोड़कर मेरिट लिस्ट बनेगा। ओके, तो आपको दोनों मतलब एक बैलेंस बना के आपको पढ़ना चाहिए, प्रैक्टिस करना चाहिए। ऑलराइट, इसके अलावा दोस्तों कई बार हम पुस्तकों के बारे में दोस्तों आपसे बार बार हम एक प्रकार से कह रहे हैं कि जरूर आपको पुस्तक पढ़ना चाहिए। देखिए डॉक्टर कलाम साहब की 3 पुस्तक दो दोस्तों, एक तो विंग्स ऑफ फायर, अग्नि की उड़ान, भारत 2020 और इग्नाइटेड माइंड्स। ये तीनों किताब तो कलाम साहब की जरूर पढ़नी चाहिए दोस्तों। आखिर इन किताबों में ऐसा क्या रहस्य छुपा है जिसके कारण हर कोई इन रहस्यों को जानना समझना चाहता है। मतलब किताबों में तो दोस्त बहुत ज़्यादा रहस्य तो रहता ही है। कलाम साहब अपने आप में बहुत बड़े प्रेरणा के, आपके मोटिवेशन के स्रोत हैं। बहुत सारे लोग इनको अभी भी फॉलो करते हैं और इनके जीवन में भी दोस्तों कई बार कठिनाइयाँ आई थी। स्टूडेंट लाइफ में जब ये भी थे, इनको भी हताशा हुआ था, हतोत्साहित हुए थे। एनडीए की जब ये प्रिपरेशन कर रहे थे तो इनका नहीं हुआ और इन्होंने भी सुसाइड का अटेम्प्ट भी किया, बट बच गए। और उसके बाद जब खुद को समझे और अच्छी तरह से, तो आज तो जानते हैं कलाम साहब को दोस्तों, सब दुनिया में कौन नहीं जानता है। भारत के राष्ट्रपति रह चुके हैं, मिसाइल मैन ऑफ इंडिया हैं, कई सारे मिसाइल बनाए हैं। ओके, इनमें इनका बहुत योगदान था। कलाम साहब के कम से कम ये तीनों किताब तो आपको पढ़ना चाहिए दोस्तों। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, आप जाके अमेजोन पे डिस्काउंटेड प्राइस में भी मिल रहा है, तो वहाँ से परचेज करके पढ़ सकते हैं। ओके, इसके अलावा भी बहुत सारे किताबें दोस्तों जो मोटिवेशनल है, आपसे रिलेटेड बहुत सारे बुक्स हैं, मनी से रिलेटेड है, साइकोलॉजी ऑफ मनी वगैरह अच्छी अच्छी किताबें हैं, जरूर पढ़ें। किताब थोड़ा सिलेबस से बाहर भी आपको, ज़िंदगी क्या है, कहते हैं ना कि नदियों में नहा के देखो, घाटाओं में थोड़ा टहल के देखो, ज़िंदगी क्या है किताबों को हटा कर देखो। तो आप सिलेबस से किताब को हटा के थोड़ा बहुत बाहर भी का किताब भी पढ़ना चाहिए दोस्तों। साय में धूप दुष्यंत कुमार की बेहतरीन किताब है। कभी आपने वो लाइन सुनी होगी कविता कि हो गई है पीर पर्वत सी पिघलनी चाहिए, इस हिमालय से कोई गंगा निकलनी चाहिए, आज यह दीवार पर्दों की तरह हिलने लगी, शर्त लेकिन थी कि ये बुनियाद हिलनी चाहिए, मेरे सीने में नहीं तो तेरे सीने में सही, हो कहीं भी आग लेकिन आग जलनी चाहिए। बेहतरीन लाइन है दुष्यंत कुमार का दोस्तों, इस किताब में आपको मिल जाएगा। जरूर कोई भी आपको अच्छा लगे उसको जरूर पढ़ें। ओके दोस्तों, तो प्लीज़ अच्छा लगा हो तो हमारे वीडियो को लाइक करें और इस चैनल को भी सब्सक्राइब करें दोस्तों। कोई आपका मित्र हो उसको भी आप शेयर करें ताकि उसकी भी प्रिपरेशन हो पाए। ओके, तो बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद। कोई क्वेरी हो तो दोस्तों कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं।